खबर है मैं खुश आमदेद, मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी। रन डाउन और फिर हमारे साथ एक इंतहाई मुअज़्ज़ज़ हस्ती, हम उनसे बात करेंगे सेनेट में भी क्या आज़ाद उम्मीदवार कामयाब होंगे, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे जो अब अपकमिंग वज़ीर दाखिला हैं वो भी शायद आज़ाद हैसियत से लड़ेंगे। PTI में सियासी फैसलों का इख्तियार किसके पास है। आखिरी मीटिंग में बड़ी लहदे हुई और बड़ी आपस में सुना है तल्ख बहसें भी हुई। ये क्या वजह है? सेंट्रल अथॉरिटी ना होने की वजह से क्या कोई उधर तितर बितर होने वाला मामला है या क्या मामला है? इस पर बात करेंगे। आई और सबसे अहम NFC अवार्ड का क्या होगा, क्योंकि IMF ने बिठा लिया है, तलब कर लिया है। यानी मैंने सुर्खी पढ़ी कि जनाब जाहिर है वो सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं, वो उन्होंने तलब कर लिया है और वो पूछेंगे NFC अवार्ड के हवाले से और क्या सूबों को मजीद टैक्स लगाने पड़ेंगे, इस पर बात करेंगे। और दीगर जो माशी मसाइल हैं, जो सोशल इशूज़ हैं, और पाकिस्तान एक इंतहाई मुश्किल इकनॉमिक कंडीशन में है, क्या कोई पार्टी इस पर सोच रही है कि हमने इस डेट ट्रैप से कैसे निकलना है? कोई इस पर भी गुफ्तगू हो रही है या धांधली 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 उसी पे सारा खेल हो रहा है? मेरे साथ मौजूद हैं वेटरन पॉलिटिकल लीडर वर्कर जनाब डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। आपकी बहुत कम लोग हैं जो पुराने वर्कर्स रह गए हैं और जाहिर है फेड आउट होते रहते हैं लोग, मगर किरमानी साहब आप थ्रू थिक एंड थिन खड़े हुए मुस्लिम लीग नून के साथ और आपकी लॉयल्टी आज भी अनक्वेश्चनेबल है, आपने कभी पार्टी भी चेंज नहीं की, तो आज आप दूर दूर लग रहे हैं व्हेन योर पार्टी इज काइंड ऑफ इन पावर इन पंजाब एंड इन सेंटर। जनाब किरमानी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मोहतरम सईद काजी साहब। काजी साहब, गुजारिश ये है कि आपकी मेहरबानी, आपने अच्छे अल्फाज मेरे लिए इस्तेमाल किए। देखिए, मैं वो मुस्लिम लीगी हूँ, मैं एक थर्ड जनरेशन मुस्लिम लीगी हूँ, मुझे तो कह के भी थक गया हूँ मैं, जो कि मुस्लिम लीग नून में शामिल हूँ। और मैंने मुस्लिम लीग नून में उस वक़्त शमूलियत इख्तियार की थी जब नवाज शरीफ साहब को जबरी जलावतनी कर दिया गया था मुशर्रफ साहब के दौर। फिर वो तशरीफ़ लाए और उन्होंने मुझे मेहरबानी फरमाई, मुझे अपने साथ वो रायविंड ले गए और फिर साल हर साल मैंने नवाज शरीफ साहब को असिस्ट किया टिल द टाइम कि वो फिर अडियाला चले गए, फिर कोट लखपत, तो हम उन्हें वहाँ भी मिलने जाते थे। उसके बाद वो वहाँ से लंदन तशरीफ़ ले गए और 4 साल मियाँ साहब भी गैर फाल रहे और ज़ाहिर है उसके बाद मैं भी चूँकि मियाँ साहब को असिस्ट किया था और किसी के साथ मेरी कोई कोऑर्डिनेशन थी नहीं, तो मैं भी ज़ाहिर है उनके इंतज़ार में रहा। लेकिन इस दौरान ये हुआ ज़रूर कि देखिए, इंसान की कुछ, हम जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं ना, हमारी कुछ मजबूरियाँ भी होती हैं, हमारी कोई लॉजिस्टिक्स इश्यूज़ आ जाते हैं, कभी ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज़ आ जाते हैं। बहरहाल मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैंने महसूस किया, एक तो मैंने सदमुरी महसूस की मियाँ साहब के जाने के बाद यहाँ की जो लीडरशिप थी उसके रवैयों में, और हो सकता है उनको कुछ मुझसे गिले हों और हो सकता है मुझे भी कौन से गिले हों, लेकिन उसका बेस्ट हल ये था कि आपस में अगर किसी को मुझसे कोई गिला था तो बैठकर बात करता, मुझे गिला था तो मैं तो करने को हर वक्त तैयार हूँ। और बल्कि मैंने अपनी ये जितनी प्रॉब्लम्स थी या मेरी शॉर्ट कमिंग्स थी, ये मैं मियाँ साहब की खिदमत में लंदन उनको मैं कन्वे करता रहा। लेकिन फिर मैंने देखा कि शायद वो एक जो नया सेटअप था वो मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं फील करता होगा कि भाई इसने हमारे बाप के साथ काम किया, हमारे चचा के साथ काम किया, हमारे सीनियर लीडर के साथ काम किया, तो मुझे महसूस हुआ कि शायद मेरी कुछ ज़रूरत अब उनको नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तान की PMLN के लोग थे उस वक़्त। तो फिर मैं इस मिजाज का हूँ जी कि जहाँ मेरी ज़रूरत नहीं होती मैं वहाँ अपने आप को, अपनी मौजूदगी मुसल्लत भी नहीं करता। उसके बाद फिर ज़ाहिर है मैंने जब मियाँ साहब यहाँ नहीं रहे काजी साहब, तो मैंने सेनेट के फ्लोर पर, मैंने टीवी प्रोग्रामों में मैंने दिफा भी किया, मैंने PTI की गवर्नमेंट पर फ्लोर पर खड़े होकर तनकीद की। मैंने PDM की गवर्नमेंट पर भी मुस्बित तनकीद की कि मैंने मिडिल क्लास की बात की, मैंने गरीब की बात की, महंगाई की बात की, मैंने अशराफिया की बात की, और ये मैं कहता रहा कि जी मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जिन लोगों के लिए मुल्क बना था। अब अगर मेरी इन बातों से अगर कोई बुरा मनाता है तो मैं तो उसमें कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं तो उस लाइन पे चल रहा था जो मेरे बुजुर्गों ने मुझे दी थी कि जो पाकिस्तान बना था कायद आज़म ने, वो गरीब और मिडिल क्लास के लिए। मैं माफी चाहता हूँ, मैं इंटरजेक्ट कर रहा हूँ आसिफ किरमानी साहब। मैं आपकी तीनों नस्लों को जानता हूँ, मैं आपके वालिद मोहतरम से मैं ज़ाती तौर पर मुलाकात भी का भी मुझे शर्फ हासिल है, मगर एक मैं आपसे, मियाँ साहब खास से जब भी रूल किया, जिस हद तक
इस पावर स्ट्रक्चर में इंडिपेंडेंटली कोई कर सकता था, मियाँ साहब ने किया, रेजिस्ट भी किया और अपने जो यानी इख्तियारात हैं पीएम के उन पर इसरार भी किया। आज की जो डिस्पेंसेशन आई है इस वक्त, मियाँ साहब खुद तो नहीं हैं, उनके भाई हैं, ये कहाँ आपको खड़ी लगती है? और क्या, क्योंकि हम देख रहे हैं वज़ीर दाखिला कौन बन रहा है, वज़ीर जो है वो कौन बन रहे हैं, वज़ीर जो आपके मईशत के वज़ीर हैं और दीगर बातें, तो डू यू थिंक कि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी में कोई वीकनेस आई है इस इक़्तिदार के साथ? वीकनेस तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन एक बदकिस्मती ज़रूर हुई है कि जो हमारी तवक्कुआत थी उसके बरक्स नताइज आए इलेक्शन के, और मुस्लिम लीग नून की और नवाज शरीफ साहब के वोटर्स चाहने वालों की, मेरी हम सब की ये ख्वाहिश थी कि नवाज शरीफ साहब चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बने। लेकिन जो इस इलेक्शन में मैं समझता हूँ कि लोगों ने और ख़ुसूसन मिडिल क्लास ने, यूथ ने, एजुकेटेड ने इस सिस्टम के खिलाफ रिवोल्ट किया, और चूंकि ये इलेक्शन भी उस सिस्टम के तहत हो रहे थे, इसलिए उन्होंने एक रिवायती सियासत और रिवायती सियासतदानों को उन्होंने, मैं समझता हूँ कि उस यूथ ने वोट नहीं किया। इसलिए जो हमारी तवक्को थी कि हम एक सिंपल मेजॉरिटी अगर आ जाए तो नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म होंगे, लेकिन जब वो सिंपल मेजॉरिटी ना आई तो नवाज शरीफ साहब का, जहाँ तक मुझे तजुर्बा है, उनका मिजाज शनास हूँ मैं, कि वो कभी भी नैरो स्पेस में वो डिलीवर करना नहीं चाहते और ना ही कर पाते हैं। उनको वो एक बड़ी, उनको फ्री स्पेस चाहिए, और वो कभी भी मखलूत हुकूमतों के, आज के नहीं, बड़े पुराने मखलूत हुकूमतों के कभी वो हक में नहीं रहे थे, और इसीलिए उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को भी आगे कर दिया। और अगर आपको याद कराता चलूँ, जब 2022 में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ तो उस वक्त भी एक पीडीएम की मखलूत हुकूमत थी, और उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब ये चाह रहे थे कि हम फौरी तौर पर इलेक्शन में चले जाएं, लेकिन उस वक्त भी हमने वो मौका ज़ाया किया। अर्ज करने का मेरा मकसद है कि अब जो ये कैबिनेट बनी है, अब इसमें देखिए मुख्तलिफुल ख्याल किस्म के लोग हैं, कुछ जमातों से आए हैं, एक ही जमात से आए हैं PMLN से, बाकी कोई किसी की लॉबी को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई किसी की लॉबी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक 12 मसालों की चार्ट सी बन गई है। लेकिन असल टास्क ये है, असल टास्क मोहतरम काजी साहब ये है कि जो रियल इश्यूज हैं इस मुल्क के, यानी जो महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी है, एक जॉबलेस आपका यूथ है, ये दीज आर द चैलेंजेस, और लोग जो हैं अब। अच्छा, एक किरमानी साहब मैं और बात माफ़ी चाहता हूँ, मैं मैक्सिमम फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर हमारे मोहतरम भाई हैं, दोस्त हैं फैसल वावडा साहब, और बड़े ओपन क्रिटिक हैं PMLN के, PDM के, खुल के बात करते हैं। उनको भी आज़ाद उम्मीदवार की बातें हो रही हैं कि जी वो आएंगे, उनको भी क्या मुस्लिम लीग नून वोट देगी? क्योंकि जाहिर है इसकी साइजेबल अब तो बहुत, और इसके साथ और लोग भी हैं, मोहसिन नकवी साहब हैं, तो ये काकड़ साहब की बात हो रही है कि जनाब जो साबिक वज़ीर आज़म थे हमारे, तो वाई PMLN विल बी वोटिंग फॉर देम इफ़ एट ऑल? देखिए, मुझे नहीं मालूम है कि फैसल वाडा साहब को PMLN वोट करेगी या नहीं करेगी। जहाँ तक बाकी आपने लोगों के नाम लिए हैं, देखिए काजी साहब, फिर खुदा को जान देनी है, खुदा को अदर जानकर बात करनी चाहिए। जब पावर पॉलिटिक्स होती है ना मद्देनजर, फिर इस किस्म की आपको रियायत देनी भी पड़ती है और फिर रियायत लेते भी हैं आप, यानी इस किस्म के आपको फेवर्स देनी भी पड़ते हैं और लेनी भी पड़ती है। ये एक पावर पॉलिटिक्स है जो इस मुल्क में बहुत अरसे से हो रही है, और उसके साथ जुल्म ये हुआ कि ये पावर पॉलिटिक्स के साथ साथ ये कमर्शलाइज भी पॉलिटिक्स हो गई। 1985 ऑनवर्ड्स ज़ियाउल हक साहब ने इसको कमर्शलाइज कर दिया। इसका मैं चाहूंगा थोड़ी वजाहत करें, कमर्शलाइज से क्या मतलब आपका? कमर्शलाइज से मेरा मतलब ये है, मुझे बताइए मोहतरम काजी साहब, जिन भी असहाब के आपने नाम लिए हैं, ये क्या इनकी कोई करियाने की दुकान है किसी गली में? भाई ये सारे करोड़पति है, कोई अरबपति है, कोई खरबपति है। तो मैं, ये पैसे की सियासत हो रही है ना, वो कहते ना पैसा फेंक तमाशा देख, मालदार लोग हैं, तो जाहिर है वो जो चाहे करें। आपको याद नहीं, इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में कहा बलोचिस्तान में कि जी एक एक सीट 70-70 करोड़ की बिक रही है सेनेट की। तो जब ये पावर पॉलिटिक्स और कमर्शियलिज्म यानी पैसा, ये जब इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर वहाँ जो ऐसे ही मामलात होते हैं काजी साहब, फिर जो रियल इश्यूज होते हैं, अब कितना जुल्म है मुझे बताइए कि लोग यहाँ भूखे मर रहे हैं, लोगों के चूल्हे बुझ गए हैं, और हम अरबों की, इन्हीं लोगों को जो ऑलरेडी अरबपति हैं, जो खरबपति हैं, इनको हम अरबों की सब्सिडी दे रहे हैं।
असल टास्क ये है इस गवर्नमेंट का। आप IMF से पैसा लेते हैं, कर्जा लेते हैं, आधा कर्जे में उतार देते अच्छा हैं। किरमानी साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं बार बार आपको इसलिए टोकता हूँ कि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपसे मुतमत्तो हो सकूँ। ये बात शायद खाकान अब्बासी साहब ने भी कही थी 60-70 करोड़ वाली। तो आपको लगता है, जिस तरह हमारे दो वो वज़ीर आज़म हैं और इमरान खान भी वज़ीर आज़म रहे हैं और वो भी रहे हैं, तो क्या इट विल बी, सेनेट विल बी, खुदा न खास्ता खाकम बदान विल बी रिपीट ऑफ 70 करोड़ खेल? देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये 70, मैंने तो एक मिसाल दी कि माजी में ऐसी बातें, इल्ज़ामात लगते रहे। आप मुझे खुद बताइए, आप 342 मेंबर उठा लीजिए कौमी असम्बली के, और सेनेट जो अब बनने जा रही है उसके भी 96 मेंबर वो मिलाइए, और चारों सूबाई असम्बलियों के मेंबर मिला लीजिए, और मुझे बता दीजिए कि उसमें कितने लोग जो हैं वो मिडिल क्लास के या सफ़ेद पोश लोग हैं। आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। यही तो पावर पॉलिटिक्स और कमर्शियल और पैसे की सियासत की मैं बात करता हूँ। एक एक इलेक्शन जो सा है, सूबाई इलेक्शन, वो 25-25, 30-30 करोड़ में चला गया। तो मुझे ये बताइए, जिन लोगों के लिए मुल्क बना था, गरीब और मिडिल क्लास, वो तो रोटी के लाले पड़े, उनके तो चूल्हे ठंडे हो गए, वो कहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे? तो फिर ऐसे में ये एलीट कैप्चर हुआ हुआ है इस मुल्क में, सियासी अशराफिया ने इस मुल्क को हाईजैक किया हुआ है, और उनके साथ एक माफिया है, कोई हाउसिंग माफिया है, कोई जी फलाह माफिया है, कोई फलाह माफिया है। तो इसके बाद मुझे बताइए क्या गुंजाइश रह जाती है? कौन सी असूल की सियासत रह जाती है? कौन सी नजरियात की सियासत रह जाती है? आप खुद फैसला कर लीजिए। तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। यस, ये तो आपकी बात थी कि मैंने इसलिए ख़ास तौर पे आपसे पूछा क्योंकि मैं 85 से ही कवर कर रहा हूँ इस सीन को, और मैंने देखा है, खंबे भी जीते हुए देखे हैं, मिडिल क्लास के लोग भी देखे हैं, और अब हमने ये भी देखा है। अच्छा किरमानी साहब, अब ये एक राय ये है कि लेट्स गेट ओवर इट, बहुत बड़ा चैलेंज आ गया मुस्लिम लीग नून के सामने, और जो भी उसकी लीडरशिप है, आगे एक IMF का प्रोग्राम मौजूद है। इसके साथ साथ दुम छल्ले जो हैं वो फार्म 45 भी चल रहे हैं, 47 भी चल रहे हैं, लाहौर भी खुलेगा, फलां भी खुलेगा। डू यू थिंक, और एक बयान और भी आ गया, हमने सुना मुबैना तौर पर, जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है रशिया से, उन्होंने एक साफ़ी से बात की। तो शुड वी गो अहेड, या ये जो पीछे पैराफर्नेलिया या जो बैगेज है ये हमारे सरों पर रहेगा? काजी साहब, बहुत आपने इम्पोर्टेंट बात की है। देखिए, अब मैं तो ये समझता हूँ, आई विश दिस गवर्नमेंट ऑल द बेस्ट, डिस्पाइट माई रिजर्वेशन या जिनकी भी रिजर्वेशन है, कि वो फोकस करें जो लोगों के रियल इश्यूज हैं उन पर। लोग इम्पेशेंट हो चुके हैं, लोगों को अब रिलीफ चाहिए, और वो ज़्यादा इंतज़ार करने के मूड में नहीं है। मैं समझता हूँ कि इस गवर्नमेंट को अब जैसे तैसे बन गई है, इस गवर्नमेंट को 6 महीने में अवाम को किसी न किसी फॉर्म में वाज़ेह रिलीफ देना होगा। दे मस्ट गिव द रिलीफ, दे हैव नो ऑप्शन अदर देन टू गिव द रिलीफ। अगर ये रिलीफ नहीं देंगे तो लोग इस सिस्टम से, जो ऑलरेडी एक नाकारा सिस्टम है, उससे तंग आ चुके हैं, और फिर लोग, मैं नहीं समझता उनका मूड क्या बन जाए, क्या मिजाज बन जाए। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। बाकी जहाँ तक फॉर्म 45 या हल्के खुलने की बात रह गई, मैं उसमें बहुत क्लियर हूँ मोहतरम काजी साहब, हकदार को उसका हक मिलना चाहिए। चाहे जो भी जीता है, जिसको शिकायत है, उसको उसका हक मिलना चाहिए। उसके लिए प्रॉपर फोरम्स मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन है, ट्रिब्यूनल्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, एपेक्स कोर्ट्स हैं। बॉटम लाइन ये है कि अगर किसी का हक मारा गया है, ये हकूकुल इबाद में आता है, तो मेरा ख्याल है कि उसका हक उसको मिलना चाहिए। मैं अगर क्लियरली आपसे पूछ लूं, क्योंकि जो अपेक्स लीडर हैं और कायद हैं आपके, जनाब नवाज शरीफ साहब की सीट 130 की भी बात हो रही है, ओन चौधरी साहब की सीट की बात भी हो रही है, तो आप क्या समझते हैं कि ये कोई कॉन्शियसली प्लान है या क्या है, या एक प्रोपेगेंडा कैंपेन है उन्हें अंडरमाइन करने की, या ये वाकई आपको खुलते नज़र आ रहे हैं? देखें, ये एक र्यूमर, अभी तक कोई ऑफिशियली तो ये एक ऐसा बात हुई नहीं है, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ, नवाज शरीफ साहब ने पंजाब की और पाकिस्तान की कम से कम 40 साल उस शख्स ने खिदमत की है, और जो उनका वोट डिफरेंस है वो भी तकरीबन कोई 1,70,80 हज़ार उनके वोट ज़्यादा है नवाज शरीफ साहब के। तो मैं नहीं समझता कि अगर खोल भी लेंगे तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा। हाँ, जहाँ तक आपने दूसरे हल्के की बात की, NA 128 की, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता कि उसका क्या, अगर वो खुलता है तो उसके क्या रिजल्ट्स होंगे।
नहीं, वो तो मैं आज अभी एक इकोनॉमिस्ट को देख रहा था, उसमें उसमें उस ख़ास तौर पर उस हल्के को मेंशन किया। मैं हैरान भी हुआ कि इतने बड़े जरीदे में उसका जिक्र आया। तो किरमानी साहब, आपको लगता है, एक तो ये कि ज़ाहिर है हम आपसे बार बार इसलिए बात करते हैं कि पुराने पॉलिटिकल वर्कर्स जो हैं और जो मिडिल क्लास के लोग हैं उन्हें फेड आउट नहीं होना चाहिए, सियासत के अंदर रहना चाहिए, एक ये भी है। मगर डू यू सी एनी, कोई नज़र आती है आपको कोई रोशनी टनल के एंड पे कि इस हम क्वैगमायर से निकल सकें? इतनी आपको शऊर नज़र आता है जो लोग एट द एम ऑफ अफेयर्स हैं? देखिए, मुझे अल्लाह ताला के बाद एक तो मेरे मज़हब में मायूसी कुफ्र है, गुनाह है, और मैं हमेशा एक उम्मीद की शमा मेरे दिल में भी जलती रहती है। ये पाकिस्तान बड़ी कुर्बानियों से हासिल हुआ है। इस पाकिस्तान की बुनियादों में हमारे बुज़ुर्गों का खून पसीना शामिल है। मैं समझता हूँ कि एक नवाज शरीफ साहब को अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। मुझे उनसे बहुत उम्मीद है कि उनकी रहनुमाई अगर इस हुकूमत को मुयस्सर रही, और इंशाल्लाह रहनी चाहिए और रहेगी, तो वो एक एंड ऑफ द टनल पे जो एक मुझे सिल्वर लाइनिंग नज़र आती है कि उससे हम इस क्राइसिस से निकल आएंगे। लेकिन इसके लिए फिर हमें अपने फ़रोई इख्तलाफात, सियासत को, अपनी मैं को, अपनी अनाओं के जो पहाड़ हैं उनसे नीचे उतरना होगा, और सामने सिर्फ एक वन पॉइंट एजेंडा होना होगा, पाकिस्तान, पाकिस्तान एंड पाकिस्तान। बहुत खूबसूरत बात। इसी पॉजिटिव नोट पे मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा जनाब आसिफ किरमानी साहब, आपने हमें वक्त दिया। मगर मैं इस बात पे कंक्लूड करता हूँ, जो एक उन्होंने बड़े दर्द दिल से बात की, ये जो पेशा था लोगों की तकदीर बदलने का, किस्मत बदलने का, ये दुकानदारी बन गई। और फिर उन्होंने ठीक कहा कि ये क्या करियाने की दुकान चलाते हैं जो असम्बलियों में बैठे हुए हैं, 70 करोड़ की बातें हम तो नहीं कह रहे, इक़्तिदार के ऐवानों से ही आ रही हैं। तो ये इसी पे ब्रेक लेते हैं आपसे। ब्रेक के बाद एक और इंतहाई अहम मेहमान हमारे साथ होंगे, रऊफ़ हसन साहब, तर्जमान PTI। उनसे भी बात करते हैं कि जनाब ये सियासी लड़ाइयाँ तो होती रहेंगी, मीशत पे आपका क्या एजेंडा है, कोई काम है या नहीं है? असल मसला तो वो है। एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है रऊफ़ हसन साहब, तर्जमान PTI। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का रऊफ़ हसन साहब। मैं शुरू करता हूं कि ये ज़ाहिर है एक पार्टी में डाइवर्स ओपिनियंस होती हैं, और जब पार्टी जितनी बड़ी हो ज़ाहिर है उसमें मुख्तलिफ जो है वो आरा भी आती हैं। ये आखिरी मीटिंग भी आपकी हुई, इस मीटिंग में भी मुख्तलिफुल ख्याल बातें सामने आई और फिर कंसेंसस भी शायद हुआ आपका। ये फरमाइए कि ये जो आप अदालतों की तरफ जा रहे हैं, अभी जनाब एक बयान भी आया रशिया से, मोहतरम हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, डू यू सी गेटिंग एनी काइंड ऑफ रिलीफ फ्रॉम प्रेजेंट सेटअप? क्या लगता है आपको, या एक मुश्किल और लंबा रास्ता है? शुक्रिया आपका जी, मेहरबानी। हम पहले दिन से कह रहे हैं जी कि जो हालात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, एवर सिंस हमारी गवर्नमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनली और इलीगली डिसमिस किया गया था, और ख़ुसूसन 9 मई के बाद के जो हालात हैं उसमें हमें ना इंसाफ मिला है मेरे भाई, ना हमें इंसाफ मिलने की तवक्को है। लेकिन हम अपने जो ऑप्शंस हैं उनको एक्सरसाइज करते रहेंगे। वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑप्शन हों जो कि पार्लियामेंट के अंदर रह के है, या कानूनी ऑप्शंस हों, या फिर हमारे सियासी ऑप्शंस हों जो कि पीसफुल प्रोटेस्ट के हैं। तो हम उन ऑप्शंस को एक्सरसाइज करते रहेंगे इस उम्मीद के ऊपर कि शायद कभी किसी वक्त किसी साहब का ज़मीर उनको झंझोड़े और उनको कानून और आइन याद आए और वो कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसले करने शुरू कर दें। तो ये एक हमारी जद्दोजहद है जो कि जारी है और जारी रहेगी। टू मी, सो फॉर एज कंसर्न, बेसिकली मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इट्स अ लॉन्ग हॉल, और बहुत देर तक हमें ये जद्दोजहद अपनी जारी रखनी पड़ेगी बिफोर हम बाइंसाफ की तवक्को करें। अच्छा, ये फरमाइए रऊफ़ भाई, ये फरमाइए कि KPK में आपकी गवर्नमेंट है, आपने स्वीप किया वहाँ पर तो खैर, तो उधर उसके हवाले से भी कभी बात आती है जी कि केस से कोई लगेगा उधर इलेक्शन कमीशन में, और उनकी मुलाकात भी हुई प्राइम मिनिस्टर साहब से, एक उनकी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ KPK गवर्नमेंट? देखिए, जो इनिशियल इंडिकेशंस आए थे उसमें से ये हमें फील हो रहा था कि जी अली अमीन गंडापुर साहब की जो अपॉइंटमेंट है वो कुछ हल्कों को अच्छी नहीं लगी है, लेकिन वो PTI के एक इंतहाई अहम और एक इंतहाई डिवोटेड मेंबर हैं, और
के पीटीआई के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। कंसिक्वेंटली उनकी अपॉइंटमेंट जो थी बगैर किसी कंट्रोवर्सी के हुई है और वाइडली एक्सेप्टेड है, और वो मेरा ख्याल है कि बहुत एक अच्छा काम करेंगे केपी में और फ्रंटियर के और केपी के आवाम के लिए। वो इंशाअल्लाह ताला बहुत डिलीवर करेंगे। बाकी ये रहा कि जी मुलाकात का जो आपने बयान किया है, देखिए हम एक फेडरेशन है, एक सेंटर है और 4 हमारे सूबे हैं, उनमें से केपी एक सूबा है 4 सूबों में से। और फेडरेशन को चलाने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि सूबों और सेंटर में फंक्शनल जो ताल्लुकात जो हैं वो हों। और इस मुलाकात को भी सिर्फ उसी कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए कि सूबे ने अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए सेंटर में गया, प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात की, ताकि जो रियासत के मामलात हैं, ताकि जो स्टेट के मामलात हैं उनमें कोई रखना न पड़े, वो चलते रहें। ये सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में इसको देखना चाहिए और कोई कॉन्टेक्स्ट इसका क्रिएट करने की हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए। अच्छा रऊफ भाई, एक और भी है, जाहिर है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत पीसफुल प्रोटेस्ट का जो राइट है वो इनवायोलेबल है, वो भी आपके पास है। हर चंद के हमने देखा कि जिस तरीके से पंजाब गवर्नमेंट में से पहले ये इस तरह क्रैकडाउन होता रहा, तो वो भी आपके एजेंडे पे है टू परस्यू योर लीगल गोल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट है उसके लिए? बिल्कुल, मैंने पहले अर्ज किया आपसे कि हमारा पार्लियामेंट के अंदर एक रोल है, जो हमारे जो लेजिस्लेटर्स हैं वो इंतहाई रॉबस्ट तरीके से उसको अदा कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे जो कानूनी ऑप्शंस हैं, वो इलेक्शन कमीशन का ऑप्शन हो या वो ट्राइब्यूनल का हो या वो कोर्ट्स ऑफ लॉ का हो, वो भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। हम अपने जो इलेक्शन रिलेटेड इश्यूज हैं वो वहाँ लेके जा रहे हैं। तीसरा, हमारे पास आइन का दिया हुआ एक पुरअमन एहतजाज का ऑप्शन भी मौजूद है। पिछले 2 वीक्स में हमने एहतजाज की कॉल दी थी इमरान खान साहब ने, और साइजेबल तादाद में लोग जो हैं वो बाहर निकले हैं, और ये एक ऑप्शन के तौर के ऊपर जारी रहेगा। और अगर इंसाफ हमें नहीं मिलता तो फिर हम इस ऑप्शन को शायद इसको बढ़ाने का और ऑप्शन इसको एक्सपैंड करने का भी सोचें, क्योंकि इंसाफ हमने हर सूरत में लेना है। जो हमारे मैंडेट के ऊपर शब खून मारा गया हुआ है उसको हमने बैठ के किसी सूरत में कबूल नहीं करना, और वो तमाम ऑप्शंस जो हमारे पास मौजूद हैं, हमें मुहैया हैं, उनका हम कुलियतन इस्तेमाल करेंगे और इंशाअल्लाह ताला इंश्योर करेंगे दैट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हमें हमारा मैंडेट जो है वो वापस मिलेगा। और इस लड़ाई में, इस जद्दोजहद में पाकिस्तान के अवाम हमारे साथ खड़े हुए हैं। अच्छा रऊफ हसन साहब, ये फरमाइए कि आए रोज़ डील की ऑफर हो रही है, नहीं हो रही है। एक तो सोशल मीडिया ने भी ऊधम मचा रखा है, पता नहीं चलता सच क्या है झूठ क्या है, मगर चूंकि यू आर वाचिंग ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स, तो डील ऑफर हो रही है, कोई बात चलती है या सिर्फ ये र्यूमर मिल है? देखिए, इस मुल्क की अगर आप पॉलिटिकल तारीख जो है उसको खोलें तो आपको पता चलेगा कि लोगों को इसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है और लोगों को उसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर की ओहदे से निकाला भी गया है। लेकिन जब वो निकाले जाते थे तो वो 2-4 दिन में हाथ जोड़ के कहते थे कि माई बाप हमें माफ़ कर दीजिए और हमें जाने दीजिए, तो वो चले जाते थे। कोई सऊदी अरेबिया चला जाता था, कोई लंदन चला जाता था, कोई दुबई चला जाता था। ये सब लोग यही करते रहे। उसके बाद फिर वहाँ जाके दोबारा से डील करने की कोशिशों का आगाज़ करते थे। तो इमरान खान साहब वो पहले लीडर हैं पाकिस्तान की 76 साल तारीख में जो कि पॉलिटिकल हिस्ट्री को, जो कि सियासी तारीख जो है पाकिस्तान की, वो नए सिरे से रकम कर रहे हैं। उन्होंने किसी किस्म की डील करने से इनकार किया है। ये नहीं कि उनको ऑफर नहीं हुई या उनके ऊपर प्रेशर नहीं था या उनकी फैमिली के ऊपर प्रेशर नहीं था या उनकी पार्टी के ऊपर प्रेशर नहीं था। आपके सामने है कि किस तरीके से हमारे लोगों को इन्हें टारगेट किया है। कोई ऐसा दिन नहीं है जबकि हमारे लोगों को इन्होंने उठाया नहीं है, उनके ऊपर जुल्म, जबर और बर्बरियत का मुजाहरा नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा है कि नहीं, मैं कोई डील नहीं करूंगा। मैंने असूल की पॉलिटिक्स की है, असूल की बेसिस के ऊपर पॉलिटिक्स की है और मैं असूलों के ऊपर कारबन रहूंगा। आज 7 महीने से ज़्यादा हो गया खान साहब को जेल में, लेकिन वो स्टेडफास्ट हैं और पहले से ज़्यादा वो रेजोल्यूट हैं कि मैंने इस मुल्क की जो लड़ाई है, इस रियासत की लड़ाई जो है और इस मुल्क के अवाम की लड़ाई जो है वो असूलों की बुनियाद के ऊपर लड़नी है। क्योंकि अगर मैंने भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया तो हम कभी भी इस गन से बाहर नहीं निकल सकेंगे कि जब चाहें
आप प्राइम मिनिस्टर्स लाएं, जब चाहें आप प्राइम मिनिस्टर्स को किक आउट कर दें। ये नहीं होना चाहिए। ये काम सिर्फ पॉलिटिशियंस का है, और जो जमहूरियत है उसकी जड़ें मजबूत करने की ज़रूरत है। और ये खान साहब की जो लड़ाई है और खान साहब की पोलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लड़ाई है, वो सिर्फ और सिर्फ उसका जो मकसद है वो पाकिस्तान में जमहूरियत की असेंडेंसी है, पाकिस्तान में कानून और आइन की असेंडेंसी है। और ये पाकिस्तान आज से पहले कभी भी पाकिस्तान के किसी पोलिटिकल लीडर ने नहीं लड़ी है। अच्छा रऊफ भाई, एक और अजीब व गरीब प्रोपेगेंडा मिल चलती है मशीन, मैं क्या कहूँ, इवन मैं हमसाया मुल्क में भी देख रहा था कि जी खान साहब को ऐसे पेंट किया जाता है, जी बच्चे गुमराह हो गए हैं, कल्ट बन गया है, हिटलर जिसका दूर दूर तक वास्ता नहीं है खान साहब की जो आइडियोलॉजी या उनकी जो पॉलिटिकल करियर है उसमें एनालॉजीज ढूंढने की कोशिश की जाती हैं। ये क्या वेल थॉट आउट है या वाकई हमारी जो यूथ है वो कोई उसमें कोई केमिकल चेंज आ गई है? ये इसे कैसे देखते हैं आप और कैसे काउंटर करते हैं? खान साहब के बहुत सारे जो उन्होंने जो इस मुल्क में जो चेंज लाया है वो चेंज है अवेयरनेस का। इस मुल्क के लोगों को उन्होंने सिखाया है खान साहब ने कि तुम्हारे राइट्स क्या हैं, तुम किस तरीके से फाइट कर सकते हो। पाकिस्तान के पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में, पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बना रहा है पिछले 76 सालों में, मिलिट्री हुकूमतें गईं तो फिर उन्हीं की तजवीज़ कुनंदा और वो पॉलिटिकल हुकूमतें आ गईं, वो उनको निकाला गया, फिर मिलिट्री हुकूमत आ गई। ये जो सर्कस एक चलता रहा है उसमें पाकिस्तान के आवाम को गुमराह के अंधेरों में इनको रखा गया है कि उनको पता ही नहीं था कि उनके हकूक़ क्या हैं और वो किस तरीके से इन हकूक़ के लिए फाइट कर सकते हैं। ये खान साहब की देन है कि उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में और उससे पहले भी आवाम को आगाही की है कि उनके हकूक़ क्या हैं और ये कि उनको हकूक़ के लिए लड़ना चाहिए। और ये इमरान खान साहब की दौरे हुकूमत में ही हुआ है कि उन्होंने पाकिस्तान को जेन्युइनली एक आज़ाद ममलिकत के तौर के ऊपर दुनिया के नक्शे के ऊपर मुतारफ़ कराने की कोशिश की है। और इन्हीं सो कॉल्ड जराइम की पादाश में उनकी हुकूमत को बैक ऑफ किया गया, क्योंकि हम तो अपने ज़मीर बेच चुके हुए हैं ना। वो कोई भी मुल्क हो, वो मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ बिकॉज कोई और एक क्राइसिस खड़ा हो जाएगा, लेकिन हम तो ज़मीर जो है उनके आगे उनको गिरवी रख चुके हुए हैं कि जी आप चाहिए जैसे मर्जी हमारे साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं आप करें, हम आपके ताबे हैं और आप जो कहेंगे हम वो हुक्म मानेंगे। खान साहब भी वो पॉलिटिकल लीडर थे जिन्होंने खड़े होके बाबांगे दोहल कहा था कि मैं पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की रियासत की और पाकिस्तान के अवाम के जो इंटरेस्ट्स हैं उनको सुप्रीम गर्दानूंगा और उसके ऊपर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। सो बासूल पॉलिटिक्स जो होती है मेरे भाई, वो बड़ा मुश्किल है इस मुल्क के कॉन्टेक्स्ट में लड़ना। लेकिन ये मर्द आहन, ये मर्द मुजाहिद जो है ये खड़ा है और कह रहा है कि नहीं, मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा और मैं अल्टीमेटली अपनी जद्दोजहद में कामयाब हूँगा ताकि इस मुल्क में भी असूल की पासदारी हो, आइन की पासदारी हो, कानून की पासदारी हो, अवाम के हकूक़ की पासदारी हो। ये वो जद्दोजहद है जो कि खान साहब लड़ रहे हैं और उसमें वो अब पाबंद सलासन है पिछले 7 महीने से, और वो कहते हैं कि ठीक है आप मुझे 7 साल रख लीजिए लेकिन मैं किसी सूरत में अपने असूलों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। अच्छा रऊफ हसन साहब, आपकी ये पॉलिटिकल डायमेंशन, इससे पहले भी मैं आपको टीवी पे देखता रहता एज दानिशवर और एनालिस्ट, एक बात जो इंटरनेशनल जराइद में बार बार आ रही है, जो बड़े नामी जराइद हैं, कि एक क्वालिटेटिव चेंज आया है पाकिस्तान में 1985 से जो डीपोलिटिसाइज हुआ था समाज जुल्फ़िकार अली भुट्टो के एक नाकाम तजर्बे के बाद। हाउ डू यू लुक एट इट? डू यू थिंक कि स्ट्रीट हैज़ अवेकन्ड और गली खेत खलियान जागा है? और अगर जागा है तो उसके आगे जो उसके मसाइल हैं उसका हल मिलेगा उसे उस पार्टी से जिससे उन्होंने अपनी उम्मीदें जोड़ रखी हैं? ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आपने किया है। देखिए, जो अभी आपके पिछले सवाल के जवाब में मैंने इसी सवाल का जवाब भी दिया है कि अगर ये जागा ना होता, अगर इसके खेत खलियान, इसके स्कूल कॉलेज, इसके घर चौराहे सड़कें अगर जागी ना होती तो खान साहब को 2/3 मेजॉरिटी से वो दोबारा ना वोट देती। वो और बात है कि 8 फरवरी को एक इलेक्शन हुआ था और एक और इलेक्शन जो है करवा दिया पावर बिल्डर्स ने 9 फरवरी को, और हमारा मैंडेट जो है वो चोरी कर लिया। ये उसी तालीम, उसी अवेयरनेस का शाखसाना है कि नतीजे में ये जो 8 फरवरी के इलेक्शंस हुए थे उसमें जो आवाम ने जिस बड़ी तादाद में पीटीआई को वोट दिया, खान साहब को दिया, पीटीआई का वोट खान साहब का वोट है, सिर्फ उसकी ज़ात का वोट है, उनको वोट दिया है तो वो सामने आया है। इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है।
इसमें सिर्फ और सिर्फ ये है कि आज इस मुल्क के आवाम जो हैं वो जाग चुके हुए हैं, उनको अपने हकूक़ का इल्म हो चुका हुआ है, उनको आइन के बारे में पता है, उनको कानून के बारे में पता है, उनको इस चीज़ के बारे में पता है कि उनके हकूक़ जो है वो लूटे गए हैं, उनको इस चीज़ का पता है कि उनके हकूक़ जो है वो उनको नहीं मिले हैं, तालीम की रिसोर्सेज नहीं मिली हैं, हेल्थ के रिसोर्सेज नहीं मिले हैं, सोशल जो कॉन्ट्रैक्ट होता है रियासत और आवाम के दरमियान उसका नामो निशान नहीं है। और ये कि जी अगर वो आप एक किसी मतलब सोसाइटी में आप कोई निचले तबके के से बिलोंग करते हैं तो वो इस मुल्क का खासा ये रहा है कि जी वो निचला तबके वाला जो है वो निचले तबके को ही बिलोंग करता रहेगा, यानी कि उसके ऊपर मूव करने के, उसको प्रोग्रेस करने के चांसेस जो थे वो मफकूद होते थे। तो खान साहब ने माशरे को खोला है सबके लिए कि सबके हकूक़ इसमें बराबर हैं, आप अमीर हों गरीब हों, आप ताकतवर हों आप कमज़ोर हों, जो कुछ भी हों, किसी डिस्क्रिमिनेशन के बगैर रियासत के रिसोर्सेज हैं वो तमाम के लिए बराबर डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, बल्कि जो गरीब हैं जो कमज़ोर हैं उनको ज़्यादा हक है उनके ऊपर। और आप अगर देखें हमारे एहसास प्रोग्राम को और इस तरह के और बहुत सारे प्रोग्राम्स को, तो उससे आप खुद एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बेसिकली जो हमारी पॉलिसीज़ थी वो पुअर फोकस्ड होती थी ताकि जो गरीब लोग हैं उनको रिलीफ मिले, जो गरीब लोग हैं उनको तरक्की के मौके मिले। तो आज ये मुल्क जाग चुका हुआ है मेरे भाई, आज इस मुल्क जाग चुका, और जागे हुए मुल्क को दोबारा सुलाना बहुत मुश्किल है। पिछले 2 साल से रियासत का कौन सा जबर और बर्बरियत जो है वो इन्फ्लिक्ट नहीं की गई पीटीआई और पीटीआई के फॉलोअर्स के ऊपर, अवाम के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद ये अवाम जो हैं ये खड़े रहे और 8 फरवरी को उन्होंने एक ग्राउंड ब्रेकिंग जो था मैंडेट जो है वो पीटीआई को दिया था। अनफॉर्चुनेटली वो पावर विल्डर्स ने चुरा लिया, लेकिन हमें यकीन है कि हमें जल्द नहीं तो बदेर वो मिलेगा और हम इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क की और इस मुल्क के अवाम की तकदीर वो बदल देंगे। अच्छा हसन भाई, मैं चूँकि आपसे पॉलिटिकल ही सवाल रखना चाहता हूँ, मगर थोड़ी देर पहले आपके आने से पहले मौजूद मेहमान आसिफ करमानी साहब थे हमारे मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने एक बात की थी, ये प्योरली कोई माइक्रो इकनॉमिक्स का सवाल नहीं है, उन्होंने भी यही कहा था जो बात आप कर रहे हैं कि यार इन चंद तबकों ने, चंद डायनेस्टीज़ ने, जिसको अब तो फेडिंग डायनेस्टी कह दिया इकोनॉमिस्ट ने, वो उन्होंने कब्ज़ा कर रखा है और जब तक ये आप तोड़ते नहीं हैं, ये मैं सियासी सवाल कर रहा हूँ नॉट इकनॉमिक, ये मुझे फरमाएं कि अनटिल अनलेस हम ये जो कैप्चर है 70 करोड़ कहते हैं जनाब खाकान अब्बासी साहब कहते हैं जी सेनेट में जो बिकता है, उसके बाद खान साहब ने भी ये बात कही, तो जब तक हम इन कार्टल्स की कमर नहीं तोड़ते हम अपने अवाम को हकूक़ तो नहीं दे पाएंगे। आपका क्या टेक है? देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही रेलेवेंट बात है इन द करंट कॉन्टेक्स्ट आल्सो, यू नो, लेकिन इसकी डायमेंशंस जो हैं वो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और उसके साथ साथ एक और डायमेंशन भी इसकी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मॉरल डायमेंशन है, सोसाइटल एंड मॉरल डायमेंशन है। देखिए माशरे जो होते हैं वो तरक्की करते हैं उस वक्त जबकि उनमें मॉरल असेंडेंसी होती है, सच और झूठ में, सही और गलत में तमीज़ करना वो माशरा जो है वो सीखा हो। अनफॉर्चुनेटली इतनी डेप्रिवेशन्स रही हैं इस मुल्क में, आवाम को इस बुरी तरह पीसा गया हुआ है कि वो मजबूरी के तहत, यू नो, मैं लिखता भी हूँ जब, तो मैंने एक 2 किस्म की मैं करप्शंस जो है ना वो गर्दानता हूँ कि अब वर्चुअली पूरा जो माशरा है हमारा वो करप्शन का शिकार है, और वो 2 डिफरेंट किस्म की करप्शन है। एक है करप्शन ऑफ ग्रीड, वो ग्रीड वो है जो कि लस्ट है, जो कि जो अशराफिया है उसके पास पैसा है, लेकिन जिसके पास 10 करोड़ है वो 10 करोड़ और चाहता है, जिसके पास 20 है वो 50 और चाहता है, जिसके पास 50 है वो 100 और चाहता है। तो वो ग्रीड जो है उनकी ख़त्म नहीं होती, उनकी लस्ट ख़त्म नहीं होती, इनसेशिएबल लस्ट है उनकी। वो ये एक बड़ा ही एक महदूद तबका है, 1% भी नहीं है ये पूरे माशरे का। और दूसरी करप्शन है करप्शन ऑफ नीड, यानी कि जो गरीब तबका है वो उन बेचारों के पास 2 वक्त खाने को रोटी नहीं है। जो बाप जो है वो बाहर निकलता है कि रोज़ी कमाए, और उसको शाम को जब घर जा रहा होता है तो उसके पास पैसे नहीं होते कि वो अपने बच्चों को 2 वक्त दूसरे वक्त शाम का रात का खाना खिला सकेगा। तो ये वो लोग हैं जो कि करप्शन ऑफ नीड के चक्कर में आते हैं, और वो भी छोटी मोटी जो है, जिस तरीके से भी, अगर जैसे पंजाबी में कहते हैं डंडी मारना, तो वो डंडी मार के सिर्फ इसलिए कि जी उनके घर में उनके बच्चों के लिए, उनके ख़ानदान के लोगों के लिए जो खाने को हो वो सर्वाइव कर जाए। तो ये पूरा मुल्क जो है इस वक्त एक किस्म के मॉरल डिके का शिकार है, मॉरल कोलैप्स का शिकार है, और ये उससे निकलने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो रियासत के जो एसेट्स हैं, रियासत के जो एसेट्स को हम बहुत एक्विटेवली डिस्ट्रीब्यूट करें, और ख़ासकर उनका फोकस जो है वो गरीब आदमी के ऊपर रखें, और उसको इस जो गुर्बत के कहत से हम बाहर निकालें। तो इसके लिए बिल्कुल आपने सही कहा, मैं वापस आ रहा हूँ आपके अल्फाज के ऊपर कि ये जो स्ट्रैंगल होल्ड है, ये इस अशराफिया का, इसको तोड़ना होगा। ये स्ट्रैंगल होल्ड जो है इंटेलेक्चुअली करप्ट लोगों का, उसको तोड़ना होगा। ये स्ट्रैंगल होल्ड जो है जो कि रियासत में रखना डालते हैं
हैं जो आवाम की ज़िंदगी में रखना डालते हैं, उनका होल्ड तोड़ना होगा। ये 76 साल से ये जो होल्ड है ये पक्का होता आया है, ये स्ट्रैंगल होल्ड जो है ज़्यादा टाइटन होता आया है गरीब लोगों की गर्दनों के, कमज़ोर लोगों की गर्दनों के अराउंड। तो ये एक जद्दोजहद है और खान साहब इसी जद्दोजहद के स्पेयर हेड हैं जो कि अवाम को अवेयरनेस दिलवा के उनको खड़ा करना चाहते थे अपने पाँव के ऊपर, ताकि वो अपने हकूक़ के लिए, अपनी आइंदा आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के लिए एक जद्दोजहद कर सकें, और उस जद्दोजहद को खान साहब लीड कर रहे थे। मुझे यकीन है कि वो वापस आएंगे और इस जद्दोजहद को नए सिरे से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इस मुल्क का जो मुस्तकबिल है वो जुड़ा हुआ है इस बात से कि इस मुल्क के तमाम तबकात हैं उनको तरक्की के बराबर के मौके मुयस्सर होने चाहिए। तरक्की के मौके सिर्फ और सिर्फ अशराफिया के लिए नहीं है, जो अनफॉर्चुनेटली 76 सालों में उन्होंने अपने हाथों में उनको परपेचुएट किया है, और उसका कोई भी अंसर जो है, कोई भी हिस्सा जो है, वो गरीब की तरक्की के लिए, गरीब की बेहतरी के लिए वो नहीं स्पेयर कर रहे। तो ये लड़ाई है, बिल्कुल जद्दोजहद है, और ये बड़ी लंबी लड़ाई है और ये लड़ी जानी चाहिए, क्योंकि मुल्क जो है उसका मुस्तकबिल जो है वो इस लड़ाई की सक्सेस से, इस लड़ाई की कामयाबी से जुड़ा हुआ है। Rauf Hasan Saab, it was a great pleasure to have you on the show. Thank you very much for enlightening us on so many issues. नाज़रीन, एक हम ब्रेक पे जा रहे हैं, हम इस सारी गुफ्तगू को सम अप करेंगे और आखिर में कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं। मैं आपकी खिदमत में कुछ चीज़ें रखूँगा मुख्तसरन कि हमें क्या करना है और क्या रिक्वायर्ड है, और जो करने वाले हैं उनकी सलाहियत क्या है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, ये जितनी हमने आज गुफ्तगू की है इसको मैं थोड़ा सा सम अप करता हूँ और थोड़ा सा इकॉनमी पे बात करेंगे आज आपके साथ। तो 3 मिनट आपको मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज ही डान में एक फिगर छपी है कि 2006 में जो हाउस होल्ड हमारी इकॉनमी इनकम थी आम आदमी की, वो इंडिया से बेहतर थी। आज इंडिया में एक आम आदमी एवरेज जो फ़ी का आमदनी है वो 60% हमसे ज़्यादा है। ये क्यों हुआ, इस पे बात करते हैं। इसके साथ साथ एक और आज सर्वे भी आया है ARC का, जिसे आप कहते हैं एक्शन रिसर्च कलेक्टिव। इन्होंने लाहौर में देखा कि ये जो हमारे बच्चों की स्टेंटेड ग्रोथ है ये क्यों है। पहले हम ये कहते थे मेल न्यूट्रिशन की वजह से, रोटी मुनासिब ना होने की वजह से, इस तरह की बातें थी, मगर इसकी रिसर्च बड़ी आई ओपनिंग थी। इन्होंने ये बताया है कि ये गंदे पानी की वजह से हमारे बच्चों की ग्रोथ स्टेंटेड है। अभी कुछ अर्सा पहले, बहुत पुरानी बात नहीं है, एक गांव में हमने देखा कि बच्चों के जो अज़ा थे जो पैदा वो मस्क हो जाते थे या वो मुड़ जाते थे, और उसकी भी जो वजह थी वो पानी थी। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ अगले दिन एक और मजमून भी छपा कि वी पाकिस्तान इज़ नॉट अ पुअर कंट्री बट पुअरली मैनेज कंट्री। बेशुमार दौलत है इस पाकिस्तान में, मगर वो कहाँ जाती है दौलत, मैं आपको बता देता हूँ। $17.5 बिलियन से लेकर $23 बिलियन तक UNDP के मुताबिक हम इशराफिया को सब्सिडीज देते हैं, इसको हम पालते हैं। जिसे ना एक लफ्ज़ जो बड़ा आजकल बैंड है वो ये है कि इशराफिया के लिए सोशलिज्म और गरीब आदमी के लिए कैपिटलिज्म। हम इनको पालते हैं, इनके बिजली के बिल देते हैं, हम इनके बच्चों की फ़ीस देते हैं, हम इनकी जो रिहाइश देते हैं। अब रिहाइश की तरफ आ जाते हैं। बहुत पुरानी फिगर है मेरे पास, मैं इसे अपडेट नहीं कर सका, मगर अपडेट करके आपकी खिदमत में पेश करूँगा। सबसे बड़ा मेगा पुलिस जो है हमारा शहर जो है, जो किसी ज़माने में 10 आला तरीन शहरों में आता था, आज 3 गंदे तरीन शहरों में। मैं कराची की बात कर रहा हूँ। कराची में 1 हेक्टर में जो गरीब लोग हैं वो 1 हेक्टर में 8,000 के करीब लोग रहते हैं, जबकि जो खुशनसीब आबादियाँ हैं वहाँ ये तादाद जो है 80 के करीब है। 1 हेक्टर में 80 लोग रहते हैं। एक ऐसा मुल्क जिसमें एक तरफ तो आफियत के छोटे छोटे जजीरे हों, ये हाउसिंग सोसाइटियों वाला मामला, ये जो आपने इसको किया भाई ठीक तरीके से करते, इसको डीरेगुलेट किया था आपने, हाउसिंग को तो कर देते, मगर ये क्या कि जो आपके ग्रीन एरियाज़ थे उनको ग्रे बनाया और उसमें माल मूल बना नहीं बना, ये तो हम आपकी अक्ल सलीम पे छोड़ देते हैं। मगर उसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि आज मुझे एक बात पे मैं इसको ख़त्म करता हूँ कि इमारतें और शहर कौमों का लिबास होती हैं। अपने लिबास पे एक नज़र डाल के देख लें कि इस इशराफिया ने हमारे साथ क्या किया है। अल्लाह करे कि आने वाले दिन बेहतर हों और कोई ऐसी पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन आए जो इससे इनके मुंह से बोटी छीन के जो हमारी है हमारे ऊपर खर्च करी। है तो हमारा आज का प्रोग्राम, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।